नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार को संसद भवन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लंबी मुलाकात हुई। इसके बारे में तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। इस समय जो राजनीतिक माहौल है, संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। मुद्दा है जो एक कॉकरोच पार्टी का आंदोलन था, उससे विपक्ष अपने को जोड़ने में हिचकिचा रहा है। दूसरा मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का। इस तरह के मुद्दे हैं। इस बीच में मतलब कहने को तो आप देखिए तो सरकार के विरुद्ध बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे में विपक्ष का हौसला बढ़ा होना चाहिए, आत्मविश्वास बहुत ऊपर होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति इसके ठीक उल्टी है। इतना हताश और निराश विपक्ष कभी दिखाई नहीं दिया। संख्या होने के बावजूद 17 अप्रैल 2026 मतलब इसी साल की बात कर रहा हूं, जब विशेष अधिवेशन हुआ था 16 और 17 अप्रैल को संसद का, तब विपक्ष के सांसदों की संख्या यानी जो इंडी गठबंधन था उसके सांसदों की संख्या 234 थी। आज उसमें से करीब 75-80 कम हो चुके हैं। 20 तो सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के चले गए, 22 डीएमके के किसी भी समय जा सकते हैं सत्तारूढ़ दल की ओर, सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर कहें, उनका साथ दे सकते हैं। 6 उद्धव ठाकरे की पार्टी के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए हैं। और इससे पहले आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था कि 7 राज्यसभा सदस्य एक साथ कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाए। हालांकि ताज़ा खबर नहीं है, कुछ समय हो गया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य जो है वो पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तृणमूल कांग्रेस के 4 राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से 3 फिर से बीजेपी के टिकट पर लड़कर बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, चौथे भी बन जाएंगे। तो परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें हम पूरी तरह से विपक्ष डिफेंसिव पर है। लेकिन मैं पूरे विपक्ष की बात या पूरे सत्तारूढ़ दल के गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। ये मुलाकात जो हुई है ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हुई है। आप समझिए कि 27 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उनमें से ऐसे तो सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं। गुजरात है उसमें, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, दूसरे राज्य, लेकिन 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब की बात इधर कई बार किया है, आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों के सामने बड़ी समस्या है। दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, ये लगभग तय मानकर चलिए आपको, क्योंकि दोनों को मालूम है कि साथ आए बिना बचने की तो कोई संभावना है नहीं, और अलग अलग लड़े तो डूबने की पूरी आशंका है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती जो है वो सपा के सामने नहीं है। सपा के सामने चुनौती है सर्वाइवल की। 2 चुनाव लगातार विधानसभा के अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी हार चुकी है, और तीसरा लगातार चुनाव हारने का मतलब है कि पार्टी का हश्र वो होगा जो शिवसेना का हुआ या एनसीपी का हुआ या टीएमसी का हुआ, उसी ओर पार्टी बढ़ेगी। तो अखिलेश यादव के सामने उदाहरण है। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल काल्पनिक बात है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो चुका है। और तृणमूल कांग्रेस के साथ जो हुआ है वो, या एनसीपी के साथ और शिवसेना के साथ, वो अखिलेश यादव, सपा यादव और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो भी होगा वो चुनाव नतीजे के बाद होगा। तो चुनाव नतीजे से पहले की तैयारी, तो सपा के लिए सवाल है सर्वाइवल का, कि वो लड़ाई में बने रहें। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बने रहे। उस जगह से अगर खिसके तो उसके बाद फिर जो ढलान है वो कहीं रुकती नहीं है, वो फिर जाकर खाई में ही मिलती है। कांग्रेस के सामने चुनौती क्या है? कांग्रेस के सामने चुनौती प्रासंगिकता की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है, और ये सिलसिला 1989 से शुरू हुआ था और अब तक जारी है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के कारण उसको 6 लोकसभा सीटें मिल गई थी। अब आप समझिए कि गठबंधन के कारण
कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में पहली बार फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुकी है 1996 में। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी है 2017 में। दोनों बार उसकी संख्या कम हुई, उसको घाटा ही हुआ। बल्कि 96 में जो बसपा से गठबंधन किया था उसके बाद तो पार्टी पूरी तरह से खत्म ही हो गई। 2017 में जो समझौता किया समाजवादी पार्टी से, तो उसकी विधानसभा सीटों की संख्या घटकर 7 पर आ गई, और समझौता नहीं किया तो 2 पर आ गई। तो समझौता करने न करने से कोई फायदा हुआ नहीं। केवल एकमात्र उदाहरण है 2024 का, जब कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। अब दोनों पार्टियों को जरूरत क्यों है एक दूसरे की? दोनों जो है अपना कोर वोट मुस्लिम मानते हैं। मुस्लिम मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के स्तर पर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को मालूम है कि अगर एक ईंट भी मुस्लिम समर्थन की खिसकी तो समाजवादी पार्टी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का उसको साथ मिला, जहां सपा नहीं लड़ रही है, जो सीटें उसको गठबंधन में मिलेगी, तो वो पॉलिटिकली रेलेवेंट बनी रहेगी उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के बाद नंबर 2 की पार्टी है। लेकिन फिर उसको कांग्रेस की जरूरत क्यों है, जिसके विधानसभा में 403 की विधानसभा में सिर्फ 2 सदस्य हैं। 37 सीटें जीती है लोकसभा में समाजवादी पार्टी, और इस बात को 2 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन अखिलेश यादव अपना कोई नेशनल इंपैक्ट नहीं डाल पाए। 37 लोकसभा सदस्यों का नेता अगर कहीं राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय खबरों में जगह न बना पाए, तो इससे बड़ी असफलता क्या होगी? तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस के कंधे पर बैठकर वो राष्ट्रीय राजनीति में रेलेवेंट बने रहे। उसके बिना जो है वो उत्तर प्रदेश की पार्टी है 37 सीटें लोकसभा में लेकर भी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अखिलेश यादव की हालत क्या है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि जिस राज्य से जाती है वहां फिर लौटकर आती ही नहीं है। तो उनको लगता है कि अगर इस गठबंधन से ऐसी स्थिति में आ जाए कि गठबंधन की सरकार बन जाए, तो कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से प्रासंगिकता बन जाएगी, रेलेवेंस बन जाएगी। इसलिए दोनों पार्टियां गठबंधन तो होना तय है, ये मानकर चलिए। लेकिन सवाल यह है कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो है कि कोई मुद्दा चल नहीं रहा है। अखिलेश यादव को ये गलतफहमी हो गई थी कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला आया, उसके कारण उनको जो है समर्थन मिलेगा हिंदुओं का। भाजपा से नाराज होकर लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को भी यही लगा। दोनों पार्टियां अपना अतीत भूल गई। असल में जब आप सच्चाई से भागते हैं तो फिर आपको झटका बहुत तेज लगता है। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सिर्फ अभी बात कर रहा हूं। वैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर तो कहीं कुछ है नहीं। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का कोई राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को मिलेगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। दूसरा मुद्दा, छात्रों का नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर एग्जाम हुए, पेपर लीक होने के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये मुद्दा बड़ा बना, लेकिन उस मुद्दे का कोई फायदा, राजनीतिक फायदा कांग्रेस या समाजवादी पार्टी उठाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि ऐसे मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपको जमीन पर उतरकर आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। लोगों में जो नाराजगी है, संतोष है, उसको आक्रोश में बदलना पड़ता है, और उसके लिए लीडरशिप चाहिए जिस पर लोगों को भरोसा हो। लोग अन्ना हजारे पर भरोसा करने को तैयार थे। आप समझिए, अन्ना हजारे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अन्ना हजारे पर भरोसा करने को तैयार थे, लेकिन अखिलेश यादव या राहुल गांधी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उनको एक बात मालूम है कि इनकी नीति कोई भी हो, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। और जिस नेता की नीयत पर मतदाता को, आम लोगों को शंका हो जाए, उसके साथ वो जल्दी जाती नहीं बड़े पैमाने। सपा और कांग्रेस पॉलिटिकली रेलेवेंट तो बने रह सकते हैं,
कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के स्तर पर। लेकिन पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहना, प्रासंगिक बने रहना और सत्ता में आना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अखिलेश यादव बुरी तरह से छटपटा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए। 2 लगातार विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वो दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव को। कहने को वो कुछ भी कहते रहे, उनके पास व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के अलावा और कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। घर से बाहर निकलते नहीं। उनको लगता है कि लोग बीजेपी से नाराज होंगे और आकर एक दिन जो है समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, सत्ता मिला देंगे। राजनीति में ऐसे नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं। समाजवादी पार्टी के सामने समस्या है एक नहीं कई। पहली बात है नैरेटिव की। उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा नैरेटिव है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। उनका सत्ता में आना लोगों को डराता है, आश्वस्त नहीं करता। किसी पार्टी को अगर लोग सत्ता में लाना चाहते हैं तो उनके मन में पहले ये आश्वस्ति होनी चाहिए कि इस पार्टी के आने से स्थितियां बदलेंगी, बेहतर होंगी। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की संभावना मात्र से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एकमात्र पार्टी सबसे बड़ी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, भाजपा है, इसलिए उसका लाभ उसे ही मिलता है। जब भाजपा बहुत कमजोर थी तब इसका लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिलता था। अब बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर चली गई है और भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गई है। इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं थी। भले ही लोकसभा में उसकी सीटें कम हो गई हों, भले ही विधानसभा में उसकी सीटें 2017 की तुलना में कम हो गई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार और सबसे बड़ी बात है नैरेटिव, और उससे भी बड़ी बात है लीडरशिप। जो नेतृत्व है, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में या राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, दोनों की विश्वसनीयता ऐसी है कि लोग इनकी बहुत सारी गलतियों को, कमियों को भी नजरअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। उनकी विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए उनकी छोटी सी कमी भी जो है लोगों को बहुत बड़ी दिखती है और मतदाता उनके बारे में सोचने को तैयार नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आए या ना आए, नतीजा नहीं बदलने वाला है। दोनों दलों के लिए यह ठीक है कि साथ लड़ने से एक नैरेटिव बनाने की सुविधा होगी और खास तौर से मुस्लिम मतदाता के लिए। मुस्लिम मतदाता इन दोनों दलों का अगर गठबंधन होता है, जो कि होगा ही, गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता इसी गठबंधन के साथ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी बोलते रहे, उनके उम्मीदवारों को जहां तहां कुछ 1500-2000 वोट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान पूरी तरह से सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाएगा, लेकिन केवल मुसलमान, जो पहले होता था कि मुसलमान अगर एक मुश्त आपके साथ है तो सत्ता में आने की लगभग गारंटी है, अब इसका उल्टा हो रहा है। अगर मुसलमान एक मुश्त आ रहा है तो सत्ता में ना आने की गारंटी है। ये आप देख लीजिए, अभी हाल में जो चुनाव हुए उसमें असम में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, एक मुश्त वोट कांग्रेस पार्टी को असम में मिला मुसलमानों का, और एक मुश्त वोट मुसलमानों का मिला तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में। दोनों बुरी तरह से हारे नहीं, बुरी तरह से हारे। तो देश की राजनीति में ये जो सामाजिक समीकरण है, वो जो नतीजों पर असर डालता था, वो पूरी तरह से बदल चुका है। इस बात को लगता नहीं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव समझ पाए हैं, क्योंकि समझते तो उसको बदलने के लिए प्रयास करते, कुछ मेहनत करते। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में बदलाव वही दल या वही नेता ला सकता है जो जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ने का प्रयास करे, लोगों के बीच में जाए, लोगों को अपनी बात बताने समझाने की कोशिश करे, अपने पक्ष से उनको कन्विंस करने की कोशिश करे। लेकिन ये सोचकर कि हम
जो हमारा विरोधी है सबसे बड़ा, उसको गाली देंगे, उसकी आलोचना करेंगे और लोग इससे खुश हो जाएंगे, वो राजनीति का सबक चला गया। वो राजनीति अब लौट कर नहीं आने वाली है। ये बात जितनी जल्दी अखिलेश यादव और राहुल गांधी समझ जाए उतना अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।